हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 66 वीडियो है। इससे पहले 65 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीपीएस स्टैंड्स फॉर। जीपीएस का मतलब क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जीपीएस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या फुल फॉर्म होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है जीपीएस की फुल फॉर्म होती है। और जीपीएस क्या है? तो जीपीएस जो है ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन टेक्निक है जो कि दुनिया भर में किसी भी स्थान पर एग्जैक्ट पोजीशन, नेविगेशन और टाइम की जानकारी प्रदान करती है। तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। किससे रिलेटेड है? तो ये सैटेलाइट बेस्ड एक नेविगेशन प्रणाली है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। और ये क्या है? तो ये एक इंडियन रेलवे की एक प्रोडक्शन यूनिट है। और क्योंकि ये बनारस में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, तो इसीलिए इसको अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको DLW यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और जब भी आप इन वीडियोस को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा आंसर बताने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, उसको आप एक बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। कब हुआ था? 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था भारत में। और ये कितनी सीटों के लिए लड़ा गया था? तो 489 489 सीटों के लिए ये चुनाव लड़ा गया था। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटों से चुनाव जीता था। तो याद रखिएगा ये कब हुआ था? तो 1951-52 में जो है ये पहला आम चुनाव हुआ था भारत में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इन वाटर कॉजेज मिनीमाता डिजीज। जल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मिनीमाता रोग का कारण बनता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो कि मिनीमाता डिजीज़ कोज करता है? तो मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी जो है ये मिनीमाता डिजीज़ कोज करता है। ये क्या है? मिनीमाता जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। और ये मिथाइल मरकरी से दूषित जो मछलियाँ होती हैं उनको खाने से जो है ये मिनीमाता डिजीज़ होती है। तो मिथाइल मरकरी से दूषित मछलियाँ क्या होती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो पानी में बहा दिया जाता है। और वो पानी में बहने से कोई भी वाटर बॉडी हो उसमें फ़िश वगैरह होती हैं तो वो फ़िश की बॉडी में जाता है। और जब ह्यूमन बीइंग उन फिशेज़ को खाता है जो कि मिथाइल मरकरी से दूषित होती हैं तो वो ह्यूमन बॉडी में जाता है। ह्यूमन बॉडी में जो है जा कर के ये मिनीमाता डिजीज़ कोज करता है। मिनीमाता डिजीज़ जो है इसकी खोज 1956 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो जापान के मिनीमाता शहर में हुई थी। इसी वजह से इस डिजीज़ का नाम भी क्या पड़ा?
मिनीमाता डिजीज़। और किससे होती है? तो मिथाइल मरकरी से होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट टू मैन्योर इज़ कॉल्ड। गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, गीले कचरे को खाद में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है कंपोस्टिंग। क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग कहा जाता है। जो गीला कचरा होता है, गीला कचरा जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंपोस्टिंग है ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है और इसमें जो जैविक कचरा होता है, जैसे कि जो रसोई के बचे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनकी जो पीलिंग होती है उससे, और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उससे, सूखे पत्तों से बनाया जाता है, घास होती है, जो घास फूस होती है उससे बनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। उसके डिकम्पोजिशन से जो है क्या बनता है? खाद बनती है, कंपोस्टिंग। तो ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद अली अहमद हुसैन खान वॉज ए फेमस। उस्ताद अली अहमद हुसैन खान एक प्रसिद्ध थे। तो उस्ताद अली अहमद हुसैन जो है ये शहनाई प्लेयर थे। किससे संबंधित थे? शहनाई से संबंधित थे उस्ताद अली अहमद हुसैन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, शहनाई प्लेयर या शहनाई वादक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिलीज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्लांट्स होते हैं वही क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्योंकि उनमें एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और उसके थ्रू में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, इसमें पूछा है जल में, जल में कौन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस वही करेगा जो कि वाटर के प्लांट्स होंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और ये जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज करने का काम करते हैं और इन्हें एक टर्म्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं उनको कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ एन स्टेट इन इंडिया। भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता होती है 25 वर्ष। 25 वर्ष मिनिमम होती है और इससे अधिक कितनी भी हो सकती है किसी भी राज्य का भारत में मुख्यमंत्री बनने के लिए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 25 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी सिटीज़ डिड महाराजा जयसिंह सेकेंड बिल्ट जंतर मंतर। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो देखिए, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण क्यों करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण इनके द्वारा खगोलीय परीक्षण और समय की सटीक गणना करने के लिए जो है इनके द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। और इन वेधशालाओं का निर्माण 1724 से 1735 के बीच करवाया गया था। ये भी जितने भी जंतर मंतर हैं इनका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1724 से 1735 के बीच में जो है इनका निर्माण करवाया गया था। और कहाँ कहाँ पर करवाया गया है? तो इनके द्वारा दिल्ली में करवाया गया है जंतर मंतर का निर्माण, उज्जैन में करवाया गया है, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी। तो इन 5 शहरों में इनके द्वारा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जो है जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया है इन 5 शहरों में। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा है कितने में करवाया गया है, तो आंसर हो जाएगा 5 में, यानी कि 5 शहरों में जो है इनके द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनमें से 4 ऑप्शन दे करके कोई भी एक ऑप्शन उनमें से नहीं होगा तो पूछ लिया जाता है कि इनमें से जंतर मंतर का निर्माण किस एक शहर में नहीं करवाया गया है महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। तो ये पता होना चाहिए आपको, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल टनल। कौन सी? पीर पंजाल टनल जो है ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है और इसको बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में ये स्थित है और इसकी लगभग जो लंबाई है ये 11.21 किलोमीटर है। कितनी? 11.21 किलोमीटर है, अप्रोक्स है ये। तो याद रखिएगा कौन सी है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, तो ये है पीर पंजाल टनल, जिसको बनिहाल रेलवे सुरंग के नाम से भी
जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लांट प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। तो देखिए जूट जो है ये भी प्लांट से मिलता है, रबर जो है ये भी प्लांट से मिलता है, टीक जो है ये भी प्लांट से मिलता है, लेकिन हनी जो है ये हमें प्लांट से नहीं मिलता, ये हनी बी से मिलता है। किससे मिलता है? हनी बीज से मिलता है। और हनी बी के कल्चर को, रियरिंग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है हनी बी के रियरिंग को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, हनी जो है ये हमें प्लांट से नहीं मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल सती रेगुलेशन 1829 वॉज ब्रॉट आउट बाय विच गवर्नर जनरल, बंगाल सती विनियमन 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बंगाल सती विनियमन जो है ये कब लाया गया था? तो 1829 में ये लाया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उन्हीं के द्वारा जो है बंगाल सती विनियमन लाया गया था। और इन्होंने ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया था, याद रखिएगा। और सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन फेमस है? तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, किसके लिए? सती प्रथा के उन्मूलन के लिए। तो याद रखिएगा। लेकिन बंगाल सती विनियमन अधिनियम जो था ये 1829 में लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और ये 1828 से 1835 तक जो है ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट बियर इज़ द नेम ऑफ, ग्रेट बियर किसका नाम है? तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेट बियर जो है ये एक कॉन्स्टलेशन का नाम है। किसका? कॉन्स्टलेशन यानी कि तारामंडल का नाम है। ग्रेट बियर ये फेमस उर्सा मेजर, क्या? उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का क्या नाम है? उर्सा मेजर का ही दूसरा नाम क्या है? ग्रेट बियर है। और इसे सप्तऋषि तारामंडल या फिर बिग डीपर के नाम से भी जाना जाता है। बिग डीपर, याद रखिएगा क्या है ये? कॉन्स्टलेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरह की विवाद की स्थिति आती है तो उसमें निर्णय लेने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज गोवा गिवन द ऑप्शन ऑफ मर्जिंग विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, गोवा से रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब करवाया था, पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया था? तो आंसर हो जाएगा 1961। 1961 में जो है भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गोवा को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1962 में। 1961 में जो है भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था और 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प कब दिया गया था? तो गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प दिया गया था 1967 में। 1967 में जो है गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प दिया गया था, लेकिन गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र राज्य में विलय होने से मना कर दिया था और उन्होंने गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही स्वीकार किया था। तो गोवा क्या रहा? एक केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। अब एक क्वेश्चन और आता है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। तो ये सब चीज़ें जो है ये आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प कब दिया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा 1967, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग फॉर्म्ड इन 1928, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे?
तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1928 में जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर। पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर के द्वारा जो है 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो श्रीनिवास अयंगर जो है इसके अध्यक्ष बने थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, श्रीनिवास अयंगर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई यूजर्स हु कम बैक टू वेब पेज? वेब पेज पर वापस आने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज पर वापस आने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है कुकीज़ शब्द। कुकीज़ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट डे डिड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है और नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यों लाया गया था? तो देखिए, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया गया था। और ये 24 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? ये 24 दिनों तक चला था। और ये कब से कब तक चला था? तो देखिए, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 2, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द प्रिंसिपल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर स्टॉक मार्केट इन इंडिया? भारत में शेयर बाजार का प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है? तो भारत में शेयर बाजार का प्रमुख नियामक प्राधिकरण होता है सेबी। फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये क्या करता है? मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है। इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 में जो है सेबी की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर इज़ द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको क्या कहा जाता है? इसको NGRI भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करना जो है इसका उद्देश्य है। और इसे कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान या नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ टैक्सिंग वेयर इन देयर इज़ एन इंक्रीज इन टैक्स रेट एज टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेज? कर लगाने की वह विधि क्या है जिसमें कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर में भी वृद्धि हो जाती है? तो कर लगाने की वो प्रोसेस क्या है, विधि क्या है जिसमें कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर में भी वृद्धि हो जाती है? तो इसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रगतिशील कर इसको कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैलीज कॉमेट अपीयर्स वंस इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स? हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हैली धूमकेतु या हैलीज कॉमेट जो है ये हर 76 साल में 76 ईयर्स में ये अपीयर होता है। और ये लास्ट कब दिखा था? तो 1986 में दिखा था। कब दिखा था? 1986 में दिखा था। और आगे इसकी 2061 में इसकी दिखने, पृथ्वी के पास दिखने की इसकी संभावना है हैलीज धूमकेतु की। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, 76 ईयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ्स क्रस्ट इज? पृथ्वी की परपटी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की परपटी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? ये है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये पृथ्वी की परपटी का दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन पृथ्वी की परपटी में। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद और भी आते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद आयरन आता है। तो ये क्या है? ये एक सीक्वेंस है, ये आप याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन।
तो ये एक पूछ लिया जाता है, दूसरा तीसरा, तीसरे तक मैक्सिमम पूछ लिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 सिलिकॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ओरिजिनेटेड इन, रेशम का उत्पादन कहाँ से शुरू हुआ? तो रेशम का उत्पादन जो है ये शुरू हुआ था चाइना से, चाइना देश से शुरू हुआ था रेशम का प्रोडक्शन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है बैटरी। बैटरी जो है ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, डायनेमो और जनरेटर। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायनेमो और जनरेटर जो है ये दोनों सेम ही काम करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। मोटर जो होता है, मोटर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका ऑपोजिट होता है किसका? डायनेमो और जनरेटर का। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बैटरी। बैटरी जो है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। वेयर इज़ द डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं चित्तरंजन, वाराणसी, सिकंदराबाद और इरुगुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।